नंबर का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आपको इस टॉपिक पर कंपलसरी मिलेगा, कंपलसरी। तो बेटा नेक्स्ट टॉपिक है डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। मतलब डेंसिटी कितना आसान सा टॉपिक है कि आप लोगों ने इसे 5th या 6th में पढ़ा होगा। डेंसिटी बराबर क्या होता है? मास बराबर वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, हमने लगातार आपसे कहा है हम लोग अपनी सॉलिड की एनालिसिस में सॉलिड को एनालाइज करना चाहते हैं। तो हम लोगों ने क्रिस्टल लैटिस पता लगाई, यूनिट सेल पता लगाया, फिर हम लोगों ने यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम्स देखे कहाँ पर कितने हैं, फिर हमने इनकी एफिशिएंसी निकाली, इनकी बॉडी डायमेंशन और रेडियस में रिलेशन निकाला। हम लोग यूनिट सेल के बारे में धीरे धीरे सब कुछ जानने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, अब हम यूनिट सेल की डेंसिटी निकालना चाहते हैं। कितना आसान सा टॉपिक है, अभी आप ऑब्जर्व कर लेना। और बोर्ड एग्जाम में पिछले 15 साल में कम से कम 10 बार पूछा जा चुका है। आप अंदाज़ा लगाइए कि इसका आने का रेशियो 75% से ज़्यादा है। तो आप इसे अच्छे से देखना है। अच्छा, हमें डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल निकालना है। तो बेटा यूनिट सेल तो कई टाइप की होती है हमारे पास। मान लीजिए हमारे पास सिंपल यूनिट सेल है। कोई हमें याद दिलाएगा सिंपल यूनिट सेल क्या थी? जिनमें सारे एटम्स कॉर्नर पर पाए जाते हैं। वेरी गुड। ठीक, हमने आपसे फेस सेंटर्ड यूनिट सेल बोला था, याद दिलाएगा कोई? फेस सेंटर्ड में क्या होता है? ऐसी यूनिट सेल है जिनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल फेस पर, सारे कॉर्नर पर तो है ही, लेकिन कॉर्नर के अलावा हर फेस के सेंटर पर भी प्रेजेंट है। सारे कॉर्नर पर प्लस फेसेस के सेंटर में। ये एक आगे पीछे वाला हो गया। ठीक, अच्छा बॉडी सेंटर्ड याद है किसी को? बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल क्या होती है? सारे कॉर्नर पर प्लस बॉडी के सेंटर में ऐसी यूनिट सेल है हमारी बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल है कहलाते हैं। बेटा ये बेसिक यूनिट सेल हैं। जनरली हम लोग जब बात करते हैं तो इन्हीं को लेकर करते हैं, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है इन्हीं की बात हो। आपसे एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं और आगे चल के हम भी आपसे बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछेंगे। अच्छा, हमें यूनिट सेल की डेंसिटी चाहिए। मोस्ट पॉपुलर यूनिट सेल आपके सामने बनी हुई है। ठीक है, अच्छा हम बताने से ज़्यादा बेटर ये मान के चल रहे हैं कि हम आपसे आंसर निकलवाते हैं। तो मेरी बात अच्छे से सुनना। हमें कोई बच्चा डेंसिटी का फार्मूला याद दिलाओ। सुनते जाना बेटा, फिर से कह रहे हैं 3 नंबर का आने वाला सबसे पॉपुलर क्वेश्चन है ये। आधे तांगे बैठो आके आप। चलिए बेटा एक बार हम फिर से अपनी बात कह रहे हैं। कल से 6:03 के बाद किसी बच्चे को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आप बेवकूफ़ी दिखाओगे देन आप किसी और टीचर से पढ़िए जाके। मेरे पास आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब अगर आप लगातार मेरे समझाने के बाद नहीं समझ पा रहे हो, या तो अपना टाइम शाम को 5 से 6 शिफ्ट करिए, या अदरवाइज हमें छोड़ जाइए। हम डेली एक ही टॉपिक के लिए लगातार 12th के बच्चों को नहीं समझा सकते हैं। आप अगर नर्सरी में होते देन हम डेली बताते हैं आपको, बट आप अपने स्कूल के सीनियर मोस्ट क्लास में हैं, हम आपको डेली नहीं बता सकते हैं। स्पेशली ध्यान रखना, सारे बच्चे ग्रुप में से भी निकाल देंगे हम कल से। डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। बेटा डेंसिटी का फार्मूला आपने क्या बताया था? ओके, तो बेटा मास ऑफ यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ये हमारा हो गया। ठीक है, अच्छा कोई हमें बताएगा मास ऑफ यूनिट सेल कैसे निकालें? जैसे सिंपल यूनिट सेल है, बात सुनना मेरी। हमने आपसे कहा कि बेटा एक एटम का मास 2 ग्राम है फॉर एग्जाम्पल। तो सिंपल यूनिट सेल में कितने एटम होते हैं? एक। आपको 2 ग्राम पता है। मान लीजिए यही अगर फेस सेंटर है तो मास कितना हो जाएगा? फेस सेंटर में 4 एटम होते हैं, 4 × 2 8 ग्राम हो जाएगा। यही अगर बॉडी सेंटर है तो 2 होंगे, 2 × 2 4 ग्राम हो जाएगा। या अगर हम कोई कंडीशनल केस आपको दे दें, एटम मिसिंग कर दें, कुछ और कर दें, तो हर बार नंबर ऑफ एटम्स की संख्या चेंज होगी तो मास भी आपका चेंज हो जाएगा। तो हम सीधा सा लिखे दे रहे हैं मास ऑफ यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ठीक,
अच्छा, हमारा जो मास ऑफ यूनिट सेल है वो किस चीज़ पर डिपेंड कर रहा है? नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट पर यूनिट सेल। इन तीनों यूनिट सेल के मासेस अलग अलग आएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 1 एटम पर यूनिट सेल है, यहाँ पर 4 एटम पर यूनिट सेल है, यहाँ पर 2 एटम पर यूनिट सेल है, या अगर कोई और यूनिट सेल होती तो हो सकता है नंबर ऑफ एटम्स वहाँ पर वेरी कर जाते। तो बेटा मास ऑफ यूनिट सेल कैसे निकालेंगे? तो नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट पर यूनिट सेल। सबसे पहले तो हमें नंबर ऑफ एटम पता होनी चाहिए पर यूनिट सेल कितने हैं, मल्टीप्लाइड बाई मास ऑफ ईच एटम। बेटा यही तो होगा, हाँ या ना बोलो बेटा। अच्छा, अब मास ऑफ एटम आपका फिक्स तो है नहीं। मान लीजिए हमने कॉपर का एलिमेंट दिया, सिल्वर का दिया, किसी और का दिया, तो मासेस तो वेरी कर सकते हैं। तो मास ऑफ ईच एटम तो ये अलग सा इशू है जो हमें फाइंड आउट करना होगा, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ध्यान से देखना बेटा, सबसे ज़्यादा पॉपुलर क्वेश्चन है ये बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने के लिए, और हम आपको कुछ नहीं पढ़ा रहे हैं, हम आपसे पूछ रहे हैं। आप ही ने हमें बताया था कि सर डेंसिटी का फार्मूला मास अपॉन वॉल्यूम होता है, हम डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल निकालना चाहते हैं तो मास ऑफ यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल आपका हो गया। ठीक, अब मास ऑफ यूनिट सेल किस चीज़ पर डिपेंड करेगी? हमारी यूनिट सेल में कितने एटम्स हैं मल्टीप्लाइड बाई मास ऑफ ईच एटम डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ठीक, अच्छा, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट पर यूनिट सेल। हर बार इतनी लंबी लाइन लिखें, इससे अच्छा हम एक सिंबल दिए दे रहे हैं, जेड। जेड हमने इमेजिन कर लिया नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट पर यूनिट सेल। ठीक है, अच्छा वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, आपको याद होगा कल हम लोग जब डेरिवेशन कर रहे थे तो डायमेंशन को हम लोग कॉमनली क्या मान लेते हैं? ए मान लेते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल आपकी क्या हो जाएगी? ए क्यूब। यही तो होगा, हाँ या ना बोलो बेटा। अच्छा, अब एक छोटी सी समस्या आ गई बेटा, ये मास ऑफ ईच एटम कैसे निकालेंगे? तो आप लोग जरा मैं आंसर दीजिए 11th के फर्स्ट चैप्टर का। कार्बन के एक एटम का मास कितना होता है? एटॉमिक मास डिवाइडेड बाई एवोगाड्रो नंबर। हम लोग 1 एटम का मास कैसे निकालते हैं? एटॉमिक मास कितने एटम का मास होता है? एटॉमिक मास एवोगाड्रो नंबर के बराबर एटम का मास होता है। तो एक एटम का मास कितना हो जाएगा? एटॉमिक मास डिवाइडेड बाई एवोगाड्रो नंबर। तो बेटा ये जो मास ऑफ ईच एटम है ये तो ऑलरेडी डिफाइंड है। हमारे पास जो एटॉमिक मासेस या मोलर मासेस हैं वो कितने एटम के मास हैं? एवोगाड्रो नंबर के बराबर एटम के मास। तो एक एटम का मास कैसे निकालोगे? एटॉमिक मास डिवाइडेड बाई एवोगाड्रो नंबर। तो ये आपका हो जाएगा एटॉमिक मास या मोलर मास डिवाइडेड बाई एवोगाड्रो नंबर, और ये हमारी डेंसिटी आ गई। अच्छा, ये डेंसिटी एक प्रोसेस से निकाली गई है, तो हम लोग इसे एक नया सिंबल दे देते हैं, रो। आप चाहो तो इसे डेंसिटी के डी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, लेकिन हम लोग यूनिट सेल की डेंसिटी निकाल रहे हैं तो एक नया सिंबल दे दिया इसे रो, और इसी से रिप्रेजेंट करते हैं। अभी बेटा हमें बताओ, क्या किसी बच्चे को इस फार्मूले में कोई समस्या हुई? एक बार दोबारा से चेक करो बेटा, यहाँ जेड क्या है? नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट पर यूनिट सेल। हमारे पास जो यूनिट सेल है उसमें नंबर ऑफ एटम कितने हैं? ठीक है, ए हमारी डायमेंशन है तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब हमारा ए क्यूब हो गया, और एन नॉट ये कॉमन सिंबल है एवोगाड्रो नंबर का, तो ये हमारे एवोगाड्रो नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये हमारे पास आ गया। ठीक है, और ये रो हमारा डेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमारे पास डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल आ गई। आप लोग एक बार फिर से लॉजिकल तरीके से देखना, इसके न्यूमेरिकल में कैलकुलेशन थोड़ी सी ज़्यादा होती है। आप खुद ही देखो, ए क्यूब और एवोगाड्रो नंबर जहाँ पर है अपने आप ही कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगी। बट ये 3 नंबर में कम से कम 10 बार पूछा जा चुका है पिछले 15 साल में। एक बार फिर से देखो बेटा, इधर देखो पहले सब लोग, हमें डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल चाहिए। रिलैक्स होकर देखना, न्यूमेरिकल इसमें टफ भी है, ऐसा नहीं आसान हो। हमें आपका कंसेप्ट क्लियर चाहिए, बाकी टफ न्यूमेरिकल भी हम आप ही से सॉल्व कराएंगे, हम नहीं सॉल्व करेंगे। बेटा डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम के बराबर होता है। डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल मास ऑफ यूनिट सेल डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ठीक, अब मास ऑफ यूनिट सेल क्या हो जाएगा? यूनिट सेल में जितने एटम है मल्टीप्लाइड बाई मास ऑफ ईच एटम। तो नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ यूनिट सेल मल्टीप्लाइड बाई मास ऑफ
ईच एटम डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल आपका हो गया। ठीक है, अब नंबर ऑफ एटम्स को हमने Z मान लिया। बेटा मास ऑफ ईच एटम आपने 11th क्लास में ही पढ़ रखा है, एक एटम का मास जब भी निकालना हो एटॉमिक मास में एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर देते हैं। तो बेटा डेंसिटी का फार्मूला आ गया Z इंटू एम अपॉन ई क्यूब इंटू एवोगाड्रो नंबर। एटॉमिक मास या मोलर मास जो भी आपका हो वो यहाँ पर आप प्लेस कर सकते हो। समझ आया? किसी भी बच्चे को डाउट? चलिए बेटा नोट करिए इसे। एटॉमिक मास यूनिट हमने क्यों लें, पहले जरा मैं बताओ, हमें नहीं समझ आया, फिर से बताओ क्या कहना चाह रहे हो बेटा। अभी जैसे नहीं आएगा ऐसा कुछ कह रहे हो आप, क्यों? मतलब आप ये चाह रहे हो कि हम डायरेक्ट यहाँ पर एक एटम का मास लिख दें? हाँ तो कोई बुराई नहीं, आप इसे अलग से सॉल्व कर देना, करना तो आपको यही पड़ेगा। अच्छा इसके अलावा कोई तरीका है क्या? चलिए नोट करिए बेटा इसे। हाँ बेटा वेट, अभी इसे करो बेटा। पैकिंग फ्रैक्शन के हमने तो आपको पूरा नोट कराया था शायद बैच के बीच में। डेरिवेशन हमने आपसे बोला था बोर्ड से ही नोट करने होंगे, डेरिवेशन के नोट्स बेटा नहीं भेजेंगे हम आपको। अगर कल आपने किसी भी रीजन से नोट नहीं किया होगा तो यूट्यूब पर लिंक अभी अवेलेबल है, आप अच्छे से नोट डाउन करिए। और नोट डाउन भी मत करिए, आपको समझ आ गया आप खुद करिए अपनी दम से। जो डेरिवेशंस हैं उनके नोट्स बेटा बोर्ड पर ही होंगे, केवल ऐसे टॉपिक जिनमें केवल लिखाना होता है वो हम आपको टेक्स्ट करेंगे, बाकी सारे टॉपिक आपको यहीं पर करने होंगे। बेटा हम लगातार आपसे कोऑर्डिनेशन नंबर कह रहे हैं कि जितने एटम से हम कनेक्टेड है वो हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। बाकी किस एटम का कितना है वो अभी आगे डिस्कस होगा, तभी आपको बताएंगे। एफसीसी में कितना होता है, बीसीसी में कितना होता है, तो ये जब हम आपको प्रूफ करा देंगे कि एफसीसी और बीसीसी एक प्रूफ्ड कंसेप्ट है तब आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। आप वेट करिए कुछ दिन। चलिए बेटा सबने नोट कर लिया इसे? हमें ज़रा बताओ किसी को ये टफ तो नहीं लग रहा है? चलिए पहला क्वेश्चन लिखिए बेटा इसका। An element having BCC geometry BCC मतलब body centered geometry has atomic mass 50 U. Calculate the density of the unit cell if its edge length is 290 picometer.
290 पिकोमीटर। बेटा क्वेश्चन नोट कर लिए सबने? चलिए बेटा सब लोग आंसर देखो इसका, बताया जाए। हमसे कहा जा रहा है, इधर देखो बेटा, एक क्वेश्चन आप देखो, अभी हम 2-3 क्वेश्चन आप ही लोगों से कराएंगे और कैलकुलेशन भी आपसे कराएंगे और आप कैलकुलेटर यूज नहीं करेंगे, ठीक है। 2-4 क्वेश्चन हमें करके दिखा देना जिससे हमें लगे कि आप कैलकुलेशन विद इन टाइम कर लेते हो। हमसे कहा जा रहा है कोई एलिमेंट बॉडी सेंटर्ड लैटिस को फॉलो कर रहा है। बॉडी सेंटर्ड लैटिस, कोई हमें बताएगा बॉडी सेंटर्ड लैटिस है तो नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल कितने होंगे? 2 एटम पर यूनिट सेल। हैज एटॉमिक मास, हमें बेटा इसका एटॉमिक मास दे रखा है 50U। 50U मतलब 50 ग्राम पर मोल। कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ द यूनिट सेल, हमसे इसकी डेंसिटी पूछी जा रही है कि आप हमें इसकी डेंसिटी बताइए। अगर हमारी एज लेंथ 290 पिकोमीटर है, बेटा सब लोग यहाँ देखना, हमसे एज लेंथ 290 पिकोमीटर दे रखी है। आपको एक छोटी सी बात बेटा ध्यान रखनी है इस न्यूमेरिकल में कि हम लोग क्या कर रहे हैं, एटॉमिक मास ग्राम पर मोल लेके चल रहे हैं। ये ग्राम में है तो ये सेंटीमीटर में होना चाहिए, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखना। ऐसा मत करना कि यूनिट आप लोग डिस्टर्ब कर दो। तो बेटा पिकोमीटर का मतलब तो सब लोगों को पहले से पता है, 10⁻⁻12 मीटर। बेटा मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये आपका 290 इंटू 10⁻⁻10 सेंटीमीटर हो गया। ये हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स आ गए, हमारा एटॉमिक मास दे रखा है, हमें एज लेंथ दे रखी है और डेंसिटी हमसे पूछी जा रही है। तो बेटा आप नोटिस करना, डेंसिटी बराबर हमारे पास सीधा सा फार्मूला होता है Z इंटू एम अपॉन A³ इंटू एवोगाड्रो नंबर। m मतलब एटॉमिक मास या मोलर मास। अब बेटा देखना, Z अपने पास है 2, मोलर मास हम लोगों को दे रखा है 50 ग्राम पर मोल, डिवाइडेड बाई A की वैल्यू 290 इंटू 10⁻⁻10 का होल क्यूब, मल्टीप्लाइड बाई एवोगाड्रो नंबर कितना होता है बेटा, याद दिलाना जरा, 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है। अब बेटा देखना, डेंसिटी आपका 100 अपॉन 29 का होल क्यूब कर लें और ये 10⁻³ हो जाएगा। तो ये 10⁻³ से मतलब 10⁻⁻27 हो गया, -30 होगा और यहाँ 3 हो गया तो -27 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। तो बेटा 100 अपॉन 29 का होल क्यूब इंटू एवोगाड्रो नंबर इंटू 10⁻, कितना बचा, -4। बेटा यही तो होगा। अच्छा 29 का होल क्यूब बेटा हम फाइंड आउट किए ले रहे हैं, 24389 इंटू एवोगाड्रो नंबर, ये तो ऊपर चला गया। अभी बेटा हम इसे सॉल्व किए दे रहे हैं, ठीक है। और ये कैलकुलेशन मस्ट है। अच्छा बच्चे क्या करते हैं, कई बार कहते हैं सर वो जल्दी में सर वो लास्ट वाला हिस्सा छूट गया। सीबीएसई बोर्ड का मार्किंग सिस्टम एक बार देखो आप लोग। ये क्वेश्चन जैसे 3 नंबर में पूछा गया तो सीधा सा सिस्टम है, जिस बच्चे ने फार्मूला लिखा उसे आधा नंबर दे दिया जाएगा, जिस बच्चे ने फार्मूले में वैल्यू पुट कर दी उसे आधा नंबर दे दिया जाएगा, जिसने प्रोग्रेस ऑफ कैलकुलेशन दिखाई उसे 1 नंबर दे दिया जाएगा और जिसका आंसर एक्यूरेट आ गया उसे फिर से 1 नंबर दिया जाएगा। ये मार्किंग सिस्टम होता है। इसीलिए सीबीएसई बोर्ड में बच्चों के नंबर कंपैरेटिवली अच्छे आते हैं, क्योंकि इसे रिजिडली फॉलो किया जाता है। आप इसे कहीं पर भी मतलब ऐसा नहीं कर सकते हो कि बच्चे ने स्टेप्स किए और आप नंबर काट लो उसके। अच्छा ये जो कैलकुलेशन वाला हिस्सा है, कई बार बच्चे क्या करते हैं, कॉपी के पीछे वाले पेज पर करते हैं। कभी नहीं करना है आपको, आपको उसी पेज पर साइड से एक लाइन खींच लेनी है। इवन रफ वर्क आप करोगे, टीचर कभी बच्चों के नंबर नहीं काटना चाहते हैं। मान लीजिए आपने ये लिखा, फिर ये लिखा, फिर आपने डायरेक्ट आंसर लिखा, जबकि टीचर को गाइडलाइन ये है कि बच्चे की प्रोग्रेस ऑफ कैलकुलेशन पर 1 नंबर देने हैं। अब अगर बच्चे ने साइड में रफ वर्क किया है तो टीचर उसे प्रोग्रेस ऑफ कैलकुलेशन मान लेगा और उस रफ वर्क पर आपको 1 नंबर दे देगा, जबकि उसे नहीं देना चाहिए, फिर भी वो दे देगा।
ठीक है, और आंसर के आपको पूरे नंबर मिलेंगे, अगर सही है नहीं है तो ये नंबर आपके छूट जाएंगे। तो ये इस तरीके से पूछा जाता है। अभी बेटा बताओ सबको क्लियर हो गया? अच्छा, बच्चे कई बार कहते हैं सर ये कैलकुलेशन सर बहुत ज़्यादा है सर। बेटा आपका पेपर टीचर सॉल्व करते हैं पहले, केवल न्यूमेरिकल में 3 न्यूमेरिकल आते हैं। एक न्यूमेरिकल लॉग और एंटी लॉग वाला आएगा, एक कायदे की कैलकुलेशन वाला आएगा और एक कहीं से भी आता है। मतलब फिक्स है, टीचर जिनको पेपर बनाने के लिए ऑथराइज किया जाता है उनको पूरी गाइडलाइन आती है कि आपको इतना % पेपर एनसीईआरटी से बनाना है, इतने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होने चाहिए, इतने ईजी होने चाहिए, इतने कंसेप्चुअल क्वेश्चन होने चाहिए। न्यूमेरिकल के लिए नियम ये आता है, एक न्यूमेरिकल लॉग और एंटी लॉग वाला कंपलसरी, आप किसी भी साल का पेपर देख लेना आपको मिलेगा लॉग और एंटी लॉग वाला। एक न्यूमेरिकल जिसमें कैलकुलेशन होगी एवोगाड्रो नंबर की रेंज की, मतलब कायदे की कैलकुलेशन, आपको लगेगा कैलकुलेशन है। और एक जनरल क्वेश्चंस जिसमें कंसेप्ट होता है। आप किसी भी साल के पेपर को जज करना, 3 न्यूमेरिकल आपको इसी टाइप के मिलेंगे। बाकी जो होंगे वो ऑप्शनल होंगे, तो वो उसी कैटेगरी में माने जाते हैं। बेटा आपने सॉल्व कर दिया, आपका आंसर आ गया। डेंसिटी है तो ये आपका ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अभी बेटा बताओ किसी भी बच्चे को इसमें डाउट हुआ? चलिए नोट करिए इसे। बेटा डेंसिटी है, डेंसिटी की यूनिट तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होगी ना। आप लोगों ने मास ग्राम में लिया है और यहाँ पर ए क्यूब है तो सेंटीमीटर क्यूब। समझ आया? चलिए बेटा एक क्वेश्चन हमने लिखा है, इसका आंसर आप लोग निकाल के दिखाइए। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है इसलिए कोई भी कैलकुलेटर यूज मत करना, आप हमें इसका आंसर निकाल के दिखाइए। बेटा जिस बच्चे के यहाँ नेटवर्क इशू है फिर से हम सजेशन दे रहे हैं, आप ओके कोई बात नहीं। सिल्वर क्रिस्टलाइजेज इन फेस सेंटर्ड लैटिस, सिल्वर क्रिस्टलाइजेज इन फेस सेंटर्ड लैटिस if edge length of the cell is 4.077 into 10 to the power minus 8 centimeter and density is 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, कैलकुलेट द
एटॉमिक मास ऑफ सिल्वर। हमें ऐसा लग रहा है कि हमने रेड पेन से लिखा है, इस वजह से आपको थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। हम गिवन लिखे दे रहे हैं, ठीक है। हमें सिल्वर दे रखा है फेस सेंटर्ड में। फेस सेंटर्ड का क्या मतलब होता है आप सब लोग जानते हो। एज लेंथ हमें दे रखी है 4.077 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। डेंसिटी बेटा हमें दे रखी है 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और हमसे इसका एटॉमिक मास पूछा जा रहा है। ये अच्छे से दिख रहा है? ओके, चलिए अब रेड पेन को कम यूज किया करेंगे। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आप हमें इसका आंसर निकाल के दिखाइए बेटा। आ रहा है बेटा? बेटा फेस सेंटर है तो आपने नंबर ऑफ एटम्स तो इसमें 4 लिखे होंगे। एटॉमिक मास इसका पूछा जा रहा है तो बेटा मास आपका अननोन है। ए क्यूब आपका सेंटीमीटर में, तो हमें से चेंज करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। इंटू एवोगाड्रो नंबर आपका 6.022 इंटू 10⁻23। बेटा अभी चेक करते हैं। डेंसिटी आपका 10.5, ठीक है। अब बेटा देखना हमसे मोलर मास पूछा जा रहा है, तो 10.5 इंटू 4.077 का होल क्यूब इंटू 10⁻⁻24 इंटू एवोगाड्रो नंबर डिवाइडेड बाई 4। अब देखना केवल कैलकुलेशन है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। और बोर्ड एग्जाम में जब ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आधा नंबर इसका, आधा नंबर वैल्यू पुट करने का, 1 नंबर आपका प्रोग्रेस का, और फाइनली 1 नंबर आपके आंसर का। मतलब 3 नंबर सीधे सीधे कैलकुलेशन बेस्ड आपके हो गए। आप इसे सॉल्व कर दीजिए। तो 10.5 इंटू 4.077 इंटू 4.077 इंटू 4.077 होल क्यूब हो गया, इंटू 6.022 डिवाइडेड बाई 4। ये आपका आ गया 1071.25 इंटू 10⁻। बेटा अभी 10 की पावर हमने सॉल्व नहीं करी, तो ये 23 और ये 24, तो -1 आ गया, तो 107.125। बेटा मोलर मास है तो मोलर मास की यूनिट तो ग्राम पर मोल होती है। हमारे पास मोलर मास या सिल्वर का एटॉमिक मास आ गया। सब लोगों ने यही निकाला था बेटा। अभी हमें बताओ सारे बच्चों को ये टॉपिक क्लियर हो गया?
बेटा डेंसिटी के न्यूमेरिकल में कैलकुलेशन अगर आपकी मजबूत है तो ये न्यूमेरिकल आपको कभी परेशान नहीं कर पाएगा। चलिए एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बोलते हैं, बोले एन एलिमेंट, हम साथ में लिखते भी जा रहे हैं और आप नोट भी करते जाओ। एन एलिमेंट crystallizes in a structure having a face-centered unit cell of an edge of an edge 200 picometer. Calculate its density if 200 gram of this element contains 24 into 10 to the power 23 atoms. बेटा क्वेश्चन सारे बच्चों ने नोट कर लिया ये? ओके, चलिए इसे हम ही बता रहे हैं, केवल आप लोगों को देखना है, ठीक है। मेरे पास इसे सॉल्व करने के दो तरीके और हम दोनों तरीके आपसे शेयर करेंगे अभी। बेटा सब लोग यहाँ देखो। अच्छा, हमारे पास डेंसिटी का फार्मूला क्या था, एक बार दोबारा से देखो। Z इंटू एम अपॉन ए क्यू इंटू एवोगाड्रो नंबर, यही तो डेंसिटी का फार्मूला था। यहाँ m क्या है, एटॉमिक मास या मोलर मास, ठीक। अच्छा अब इधर देखो, इधर देखो बाबूजी, मतलब 12th का बच्चा इतना क्रिएटिव होता है कि मतलब चाहे तो कुछ भी कर सकता है, लेकिन इंडियंस में एक बड़ा समस्या रहती है, हम लोग अपना क्रिएटिव दिमाग क्रिएटिविटी पे तो नहीं लगाते हैं, 75 नई चीज़ों पे लगाना स्टार्ट कर देते हैं और वहीं सब डिस्टर्ब हो जाता है। पता है बच्चे आके हमसे क्या बोलते हैं, सर 11th में सर हम लास्ट में 1 महीने पढ़े और सर हमारे सर 88% नंबर आ गए, और बच्चा बड़ा खुश होकर बताता है। और हम ये सोचते हैं भगवान ने ऐसे कितना क्रिएटिव दिमाग दिया कि 12 महीने का सिलेबस आपने 1 महीने में पढ़ा और 88% नंबर आपके आ गए। धोखे से अगर आप 8 महीने या 10 महीने पढ़ लेते तो 100 में से 100% ले आते, ठीक है। तो जब आपको भगवान ने 100 में 100% वाला दिमाग दिया, आप काहे 88% पे कंप्रोमाइज़ कर रहे हो। अब ज़रा देखना, नर्सरी से लेके जो प्रोसेस आपने स्टार्ट करी है, जो सर्कस आपने स्टार्ट किया था कि नर्सरी में एडमिशन लिया था, काहे कि 12th करेंगे इस स्कूल से, तो अब तो डेस्टिनेशन पे हो, आखिरी साल है स्कूल की, तो ये तो दी बेस्ट होनी चाहिए। तो ज़रा सा दिमाग क्रिएटिव लगाओ, अगर डाइवर्ट भी हो रहा है तो उसे करो। हमने आपसे पहले दिन ही कहा था, नहीं बेटा पहले दिन ही बोला था आपसे, अगर कुछ बड़ा चाहिए तो कुछ चीज़ों पे कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, कुछ चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा। आप अपनी सबसे बुरी हैबिट जो उसे छोड़ दीजिए कि ये हमारा टाइम वेस्ट करता है, हमें इसे छोड़ना है। अगर नहीं करोगे अल्टीमेटली बेटा बहुत परेशान रहोगे। बेटा डेंसिटी बराबर Z इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू एवोगाड्रो नंबर। अच्छा अब इस न्यूमेरिकल में समस्या समझो, इन्होंने क्या किया, इन्होंने हमें एटॉमिक मास नहीं दिया, इनका कहना है कोई एलिमेंट, हमें नहीं पता कौन सा एलिमेंट, ये फेस सेंटर्ड लैटिस में है। तो बेटा फॉर FCC हमारे पास Z की वैल्यू सब लोग जानते हो 4 होती है, ठीक। हमारे पास एज लेंथ कितनी है 200 पिकोमीटर,
मतलब 200 इंटू 10 टू दी पावर -12 मीटर। बेटा हम लोग इसे सेंटीमीटर में लेके चलते हैं तो हम 100 से मल्टीप्लाई किए दे रहे हैं इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए। तो 200 इंटू 10 टू दी पावर -10 सेंटीमीटर आपका, ये हमारी डायमेंशन आ गई ए। ठीक, अच्छा अब बेटा जेड हो गया हमारे पास, ए हो गया हमारे पास। हमसे इसकी डेंसिटी पूछी जा रही है कि आप इसकी डेंसिटी बताइए, और हमें क्या दे रखा है, इतने एटम्स का मास इतना दे रखा है। अब मेरे पास इसे सॉल्व करने के दो तरीके हैं। कौन कौन से? एक तो अपना वाला तरीका जो फार्मूला हम लोगों ने ड्राइव किया था, ठीक है, जो फाइनल निकाला था। एक और तरीका है बेटा, हम लोगों ने फार्मूला ये कहीं स्पेशली नहीं निकाला था, हम लोगों ने खुद ही तो ड्राइव किया था। तो हम लोग ज़रा इसे एक बार दोबारा से ड्राइव कर लेते हैं। डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास ऑफ यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। हम आपको दोनों तरीके बता रहे हैं, जो आपको बेटर लगे आप उससे करना। अच्छा, मास ऑफ यूनिट सेल क्या बेटा, सुनिए बेटा, मास ऑफ यूनिट सेल क्या होता है? एक यूनिट सेल का मास जितने नंबर ऑफ एटम्स हैं मल्टीप्लाइड बाई मास ऑफ ईच एटम। तो नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल मल्टीप्लाइड बाई मास ऑफ ईच एटम डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ये हमारा हो गया। अब जरा देखना, नंबर ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल कितने हैं? 4। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल ए क्यूब होता है, तो 200 इंटू 10 टू दी पावर -10 का होल क्यूब। अच्छा, अब मास ऑफ ईच एटम हमें चाहिए। बेटा इसका एटॉमिक मास तो हमें पता नहीं है, हमें क्या दे रखा है, इतने एटम का मास इतना है, तो एक एटम का मास कितना हो जाएगा? तो बेटा मास ऑफ वन एटम, इतने एटम का मास इतना दे रखा है, एक एटम का मास 200 डिवाइडेड बाई दिस हमारे पास आ गया। ठीक है, तो हम डायरेक्ट यहाँ पर इसे पुट कर सकते हैं, 200 डिवाइडेड बाई दिस। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। मतलब पिछले न्यूमेरिकल में और इस न्यूमेरिकल में क्या डिफरेंस है? पिछले न्यूमेरिकल में एटॉमिक मास दिया जाता था, हम लोग एवोगाड्रो नंबर से मास ऑफ ईच एटम निकालते हैं। इसमें इन्होंने एलिमेंट का नाम ही नहीं दे रखा है, डाटा दे रखा है इतने एटम का मास इतना है, तो एक एटम का मास हमने डायरेक्ट निकाल लिया। मान लो आप इस तरीके में कंफर्टेबल नहीं हो, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, आप ये कर सकते हो कि सर जब 24 इंटू 10 टू दी पावर 23 एटम्स हैं तो मास 200 ग्राम है, तो सर एक एटम का मास कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाई दिस। मान लो आप एवोगाड्रो नंबर के ही पीछे पड़े हो कि सर हम तो एवोगाड्रो नंबर से ही निकालेंगे, तो एवोगाड्रो नंबर के बराबर एटम का मास कितना हो जाएगा, आप उसे मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, तो 200 इंटू 6.022 डिवाइडेड बाई 24, और ये आपका एटॉमिक मास आ गया, सीधा सीधा एटॉमिक मास आपका आ गया। ठीक, अब आप यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दीजिए, जेड की वैल्यू 4, एटॉमिक मास आपने निकाल लिया, क्योंकि एटॉमिक मास तो एवोगाड्रो नंबर के बराबर एटम का मास होता है। ए क्यू आपका कितना है, 200 इंटू 10 टू दी पावर -10 का होल क्यूब डिवाइडेड बाई एवोगाड्रो नंबर। इससे ये कैंसिल हो गया, तो डेंसिटी बराबर 4 इंटू 200 अपॉन 200 इंटू 10 टू दी पावर -10 का होल क्यूब इंटू 24 इंटू 10 टू दी पावर 23, आपका आंसर आ गया। ये हमने दो तरीके इसलिए बताए क्योंकि कई बार बच्चे क्या करते हैं, फार्मूले में करेक्शन करना पसंद नहीं करते हैं, अपने अपने तरीके हैं करने के। बच्चे कहते हैं सर ज़्यादा चेंज नहीं करना है सर हमें, तो अगर आप चेंज नहीं करना चाहते हो तो यहाँ समस्या ये है कि आपको अननोन एलिमेंट दे रखा है, इसका एटॉमिक मास तो आपको नहीं पता है, लेकिन कुछ एटम का मास दे रखा है, तो एटॉमिक मास तो हम लोग निकाल सकते हैं कि इतने एटम का मास इतना है, तो एवोगाड्रो नंबर के बराबर एटम का मास कितना होगा, एंड दैट इज द एटॉमिक मास। ये हमारा एटॉमिक मास हो गया, हम डायरेक्ट एटॉमिक मास पुट करके वैल्यू सॉल्व की दे रहे। या फिर अगर आप नहीं ऐसा चाहते हो तो बेटा ये हम लोगों ने क्यों लिखा था, ये टर्म आपको याद है, मास ऑफ ईच एटम की जगह लिखा था। तो जब मास ऑफ ईच एटम हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं, तो हमने डायरेक्ट मास ऑफ ईच एटम की वैल्यू लिख दी, आप इसे सॉल्व कर लीजिए। अभी बेटा बताओ सारे बच्चों को समझ आया ये? चलिए नोट बेटा, दोनों तरीके नोट कर लीजिए और आपको जो बेटर लगे आप उससे सॉल्व करिएगा इसे।
कोई बच्ची बीच में हमसे कुछ बोलना चाह रही थी, बेटा बोलो। ओके बेटा, हमने कुछ नहीं बताया। हमने पहली चीज़ तो ये समझो, डेंसिटी के न्यूमेरिकल में हमने आपको कुछ भी नहीं समझाया। आप पहले से जानते हो डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम। मास ऑफ यूनिट सेल क्या होगा? मास ऑफ ईच एटम मास नंबर ऑफ एटम्स मल्टीप्लाइड बाई मास ऑफ ईच एटम। यहाँ समस्या केवल इतनी है कि हमें एटॉमिक मास नहीं दे रखा है। अब या तो आप एटॉमिक मास फाइंड आउट करिए, ठीक है, या फिर मास ऑफ ईच एटम डायरेक्ट निकाल लीजिए। केवल इतना बताया बेटा हमने। अभी बताओ समझ आया? ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है और डेंसिटी के टॉपिक का बहुत अच्छा क्वेश्चन माना जाता है। आप इसका आंसर, हाँ बेटा, सेकंड आप किसे कह रहे हो? इसे कह रहे हो या ऐसे कह रहे हो? मतलब लेफ्ट, ये वाला, ये वाला। ओके बेटा, थोड़ा सा रिलैक्स होके देखो। पहली चीज़ तो न्यूमेरिकल बार बार पूछने से कुछ हल नहीं निकलेगा। आप हमें समस्या बताओ कि आपको कहाँ पर डाउट हो रहा है। 11th आप लोगों ने ऑनलाइन करी, हमें नहीं पता आपको कितना आता है। बेटा हमें हमारे फार्मूले में एटॉमिक मास चाहिए और इतने एटम का मास दे रखा है। तो बेटा ये तो 11th के फर्स्ट चैप्टर में बताया जाता है कि एटॉमिक मास एवोगाड्रो नंबर के बराबर एटम का मास होता है। इतने एटम का मास हमें 200 दे रखा है, तो एक एटम का मास आपका कितना हो जाएगा? देन एवोगाड्रो नंबर के बराबर एटम का मास कितना हो जाएगा? ये केवल ऐसा है कि हम अपने फार्मूले में कोई करेक्शन नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट अपनी वैल्यू पुट करना चाह रहे हैं। बस हमने एटॉमिक मास निकाल दिया, वैल्यू पुट कर दी, हमारा आंसर आ जाएगा। अभी बेटा बताओ क्लियर हुआ? बेटा किसी बच्चे का माइक खुला है, ऑफ करिए आप। ये तुम नोट्स मोबाइल पे ही बनाते हो? नोट्स मोबाइल पे बनाते हो? तो जी क्या कर रहे थे? ये तुम बीच बीच में करते क्या हो? ये बीमार है ये लड़का हल्का सा। हो गया बेटा? चलिए बेटा, ये तीनों न्यूमेरिकल आपको घर पे दोबारा से लगाने हैं, दोबारा से, ठीक है, डेंसिटी के न्यूमेरिकल में। और ये लास्ट वाला न्यूमेरिकल खास तौर से अगर नहीं आ रहा है आप हमसे फिर से पूछेंगे। अच्छा, कल कुछ बच्चों को बॉडी सेंटर्ड की एफिशिएंसी में दिक्कत आ रही थी कि सर वो ट्रायंगल नहीं क्लियर हो रहा है। तो कल तो हम बहुत अच्छा नहीं बता पा रहे थे क्योंकि डायग्राम मेरे पास नहीं था। हमने आप लोगों के लिए एक स्ट्रक्चर तैयार किया है। ये रही हमारी यूनिट सेल, केवल बॉडी सेंटर की। बाकी फेस सेंटर और सिंपल यूनिट सेल का 2 डायमेंशनल पिक्चर हमने दिखाया था, तो उसमें किसी को दिक्कत नहीं होगी। बॉडी सेंटर में हम बच्चों को अंदर की लाइन नहीं दिखा पाते हैं। क्यों? क्योंकि बॉडी सेंटर में जो ट्रायंगल बनता है वो खुद ही 3 डायमेंशन में बनना है। तो ज़रा देखना, ये हमारी सिंपल यूनिट सेल है। बॉडी सेंटर में एटम हमारा यहीं पर तो प्रेजेंट होगा, हाँ या ना बोलो बेटा? अभी देखो, ये हमें क्या करना है, हमने इस लाइन को इस लाइन से मिलाया, ये हाइपोटेनियस हो गई, सॉरी परपेंडिकुलर आपके सामने ये रही परपेंडिकुलर, ये रही हाइपोटेनियस। हमें बेस चाहिए, तो बेस के लिए हम इस लाइन को मिलाए दे रहे हैं। कल बच्चे हमसे पूछ रहे थे सर ये ट्रायंगल कैसे बन गया, सर समझ नहीं आ रहा है। तो अब आप ज़रा देखो, ज़रा आपको विजुलाइज हो रहा है ट्रायंगल। बॉडी के अंदर जो ट्रायंगल बनना है, देखो यहाँ से स्टार्ट हुआ यहाँ तक और फिर ये परपेंडिकुलर, समझ आया?
इसी को हमने लाइन खींच के पाइथागोरस थ्योरम से राइट एंगल ट्रायंगल करके सॉल्व किया था। तो अच्छा, सिंपल यूनिट सेल को हमने बोर्ड पे विजुलाइज करके दिखाया था, फेस सेंटर को विजुलाइज करके दिखाया था। आप खुद ही देखना एक बार फिर से। जब हम फेस सेंटर की बात करते हैं तो भले ही 3 डायमेंशनल फिगर हो, बच्चों को समझाने के लिए सामने वाला हिस्सा ऐसा बना लेते हैं जिसमें 2 एटम के बीच की डिस्टेंस आपको दूर से दिखाई दे रही है, ए है। फेस सेंटर भले ही कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होता है 3 डायमेंशन में, लेकिन हम उसका सामने वाला फेस आपको दिखा सकते हैं, क्योंकि हम जो ट्रायंगल ले रहे हैं वो ट्रायंगल हमारा 2 डायमेंशन पे बनना है। ये हमारा 2 डायमेंशन पे दिखाया जा सकता है, ये हमारा 2 डायमेंशन पे दिखाया जा सकता है। बट बॉडी सेंटर में जो ट्रायंगल हमारा बनता है वो बॉडी के अंदर बनता है। इसमें कुछ बच्चे कल डाउट कर रहे थे, तो इसी वजह से हमने ये वर्किंग मॉडल इसका तैयार किया आपके लिए। अब ज़रा देखना, ये लाइन इस तरीके से है कि ये फ्रंट वाला एटम और ये बैक वाला एटम ये आपस में कंबाइन कर रहा है। तो ये डायग्राम हम 2 डायमेंशन पे नहीं बना सकते हैं, इसीलिए हम आपसे ये डायग्राम बना के दिखा रहे हैं कि हमने ये एटम यूनिट सेल ली और ये रहा हमारा बॉडी सेंटर्ड वाला एटम जो यहाँ पर प्रेजेंट है। ये हमने लाइन ड्रॉ की, ये लाइन 3 डायमेंशन पर है, इस कॉर्नर को इस कॉर्नर से मिलाया। अब हमें चाहिए हाइपोटेनियस हो गई, परपेंडिकुलर हो गया, अब हमें चाहिए बेस। तो बेस के लिए हम इस लाइन को मिलाई दे रहे हैं, इस तरीके से मिला दिया हमने। अब आप खुद ही देखो, आपको ट्रायंगल दिखाई दे रहा है। इसी ट्रायंगल को हम लोगों ने नाम दिया था ACD, जिसमें ये हमारा A पॉइंट था, ठीक है, ये हमारा C पॉइंट था और ये हमारा D पॉइंट था। ये लाइन हमारी फेस पे खींची जो नीचे वाली लाइन है, और ये हमारा हाइपोटेनियस है, और राइट एंगल ट्रायंगल हमारा फॉर्म हो गया था। अभी बेटा बताओ, सबको क्लियर हुआ ये? यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई डाउट? फाइनल? अच्छा, कुछ बच्चों को पीछे वाली DPP में डाउट हो रहा था। फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड DPP अपनी कंप्लीट हो चुके हैं। क्या इनमें किसी बच्चे को डाउट है? फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड? बेटा ये DPP आपकी फेयर कॉपी पर सॉल्व होनी चाहिए, ठीक है। कल हम आपको 4th वाली DPP का सॉल्यूशन अपने सामने ही करके दिखाएंगे, और हम नहीं करेंगे तो जो बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं इनसे करवाएंगे, लेकिन 4th DPP हम लोग यहीं पर सॉल्व करेंगे अपने सामने। अच्छा, डेंसिटी के न्यूमेरिकल सबको समझ आ गए? मंडे को आप लोगों का टेस्ट होगा, ध्यान रखना, मंडे को टेस्ट है। संडे तक हम आगे पढ़ा रहे हैं, और संडे तक जो पढ़ाया होगा मंडे को आपका टेस्ट होगा, तो आप इसके लिए तैयार रहना। चलिए ठीक है, फिर आज इतना ही रखते हैं। ओके बेटा।